देश ही हमारा एक समाज है, बिल्कुल। और इसमें भी एक ये शेड्यूल कास्ट का अपना एक समाज है। उसमें अगर एक वर्ग को फायदा मिला और किसी का हक नहीं मारा जा रहा है, मैं जो कहना चाहता हूँ बार बार वो ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में आपको भी मिल रहा, उनको भी मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। और जो अपने आप को इसका बेनिफिशियरी वर्ग समझ रहा है, दोनों को बैठ के इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। जो भी परसेंटेज मिलता है आरक्षण का, उसको जो दलित लोग हैं, मजबूत वर्ग है, वो कॉर्नर कर जाता है और हम उससे वंचित रह जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और आपके साथ मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया है। उस निर्णय के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब एससी और एसटी इन दोनों ही कैटेगरीज में सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, यानी कैटेगरीज में भी सब कैटेगरीज होनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एससी और एसटी में क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, जो कि अब तक ओबीसी में होता था। क्रीमी लेयर यानी आय के आधार पर एक क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बनता है, वही अब एससी एसटी में होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब कोटे में कोटा की चर्चा होने लगी है। कुछ दलित नेताएं, उन्होंने भारत बंद की भी घोषणा की है और इसका कुछ दलित नेताओं की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है। हालांकि किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इसका खुलकर न तो समर्थन किया है और न ही विरोध किया है। आज इस पर अधिक बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भरतपुर से मेयर और कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिजीत कुमार जी। सर, आपका गोल्डन हिंद पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा और आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एससी एसटी का सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, तो इसे थोड़ा सा आसान शब्दों में बताइए हमारे दर्शकों को। दरअसल में इसकी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जी, जो इसकी डिमांड बहुत लंबे टाइम से करते चले आए हैं, क्योंकि उनको लगता है भाई जो ये कैटेगरी बनी है शेड्यूल कास्ट की, उसमें बहुत सारी जातियां हैं जी, तो स्वाभाविक है कि हर एक जाति एक जैसे पायदान पे नहीं खड़ी हुई है। उनका अपना आर्थिक दृष्टि से कोई मजबूत है, कोई कमज़ोर है, कोई ज़्यादा कमज़ोर है। तो हम इनको दो भागों में बांट लेते हैं, एक महादलित और एक दलित। जी, तो महादलितों की ये डिमांड रही है कि उनको जो कोटे का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, जो रिजर्वेशन दिया गया है सरकार की तरफ से, संवैधानिक जो रिजर्वेशन है उसका उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है कि जो भी परसेंटेज मिलता है आरक्षण का, उसको जो दलित लोग हैं, मजबूत वर्ग है, वो कॉर्नर कर जाता है और हम उससे वंचित रह जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि इस कोटे के अंदर ही, जैसे उदाहरण के तौर पर राजस्थान का केस लें हम, तो हमारे वर्ग बना दिए जाएं, ऐसे वर्ग बना दिए जाएं जो एक है मजबूत और दूसरा है महादलित। तो उनके लिए उनकी पॉपुलेशन के आधार पर और कोटा फिक्स कर दिया जाए। 16% यहाँ मिलता है शेड्यूल कास्ट को और 12% मिलता है एसटी को, शेड्यूल ट्राइब को। तो उसका ऐसा कैटेगरी बना दी जाए, हर एक पूरी जातियों को ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर दें जो समकक्ष हों एक दूसरे के, तो एक बन जाएगा और उनको उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाए। ये डिमांड रही है, बहुत दिनों से चल रही है। और अब ये जो तमाम कोर्ट केसेज आए, तो कभी किसी ने इसको लागू किया, तो इस पर कानून भी बने। जैसे पंजाब में कानून बना है, आंध्र प्रदेश में बना है, और आंध्र प्रदेश में 1990 से इसकी मांग चली आ रही है। इधर में आपकी पंजाब से तो 1975 से पहले की मांग है, जो 1975 में वहाँ बाइफर्केशन हो गया था, दो ग्रुप बना दिए गए थे। तो ये मांग बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, चूँकि तमाम जगह पर तमाम तरीके के निर्णय आए, कोई हाँ करता है कोई ना करता है, तो आफ्टर ऑल ये अंत में आके सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी आया था, ये ईवी चिनैया का केस हुआ था, उस समय भी आया था। 2004 में ये निर्णय दिया था और कोटे में कोटा को उन्होंने नहीं माना था। अभी का जो फैसला, इसे थोड़ा सा आसान शब्दों में जैसे करें कि जो सब क्लासिफिकेशन है तो वो किस आधार पर रहेगा? जैसे एससी हो गया और एसटी हो गया, तो उसमें सब क्लासिफिकेशन किस तरीके से रहेगा? इसको अपन ऐसे समझें जी, मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हूँ। पंजाब की बात करें, पंजाब में वहाँ दो ऐसे ग्रुप हैं, मजहबी और वाल्मीकि एक ग्रुप है, उनके समकक्ष और भी जातियाँ हैं।
और एक रविदासी चमार करके हैं, उनका अलग है। तो मजहबी और वाल्मीकियों ने इसकी बहुत पहले डिमांड की हुई थी। तो 1975 में वहाँ दो कैटेगरी कर दी, सब कैटेगरी कर दी। यानी जो SC ST के सब क्लासिफिकेशन की बात अभी की है सुप्रीम कोर्ट ने, वो पंजाब सरकार ने पहले ही कर दी थी 1975 में। ओके। 1975 में कर दी। पंजाब में SC को कोटा 25% मिलता है, तो उनके दो ग्रुप बना दीजिए, कैटेगरी A, कैटेगरी B, शेड्यूल कास्ट के अंदर ही। शेड्यूल कास्ट का सब ग्रुप A, सब ग्रुप B। ओके। और दोनों को आधा आधा रिजर्वेशन दे दिया था 1975 में। फिर हुआ क्या कि 1975 से वो लागू था। 90 में मांग उठी आंध्र प्रदेश में, जब ये एक ही आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना बना नहीं था, तब की मांग है। वहाँ भी दो ग्रुप हैं, एक माला है, एक मदिगा है। तो मदिगा लोगों को ये लगता था उनकी पॉपुलेशन तो है ज़्यादा, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, और सब जो आरक्षण है शेड्यूल कास्ट का वो माला लोग लेके चले जा रहे हैं। तो वहाँ से ये डिमांड उठी। ये माला को थोड़ा और परिभाषित करें आप, माला और जो मदिरा है, तो SC में वो कौन सी कैटेगरी है और कौन सी जातियों में आते हैं? अगर हम राजस्थान के समकक्ष जातियों की बात करें तो मदिगा हैं, जैसे यहाँ के जाटव हैं, बैरवा हैं, बलाई हैं, उसकी सब कास्ट हैं, ये चमारों की सब कास्ट है ओके। मदिगा। और माला जो हैं वो यहाँ के बुनकर हैं, या जो वीवर्स हैं, कोली समाज उसके समकक्ष हैं। तो होता यूँ ही है कि देखो, हिस्टोरिकली किसी न किसी ग्रुप को कभी न कभी लाइफ में ऐसा चांस मिलता है, तो माला आगे चले गए और मदिगा बहुत पीछे, थोड़ा पीछे हैं। तो उनको ये लगा मदिगा को कि हमारी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमें शेड्यूल कास्ट में वो फायदा हमारी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में, अनुपात में नहीं मिल पा रहा, और वो माला लोग लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी इसी तरीके की बात चली। तो 2000 में चंद्रबाबू नायडू जी जब वहाँ पर वो थे चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने सब कैटेगरी बना दी। उन्होंने 4 कैटेगरी बना दी, A, B, C, D, 4 कैटेगरी बना दी। उसके लिए ये जो माला लोग हैं उनकी यूनियन और हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय गया, क्योंकि वहाँ पर उलटफेर हो गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा। तो ईवी चिनैया का जो 2004 का जजमेंट था वो इसी हैदराबाद को लेके ही था, जो आंध्र प्रदेश का केस था, उसी को लेके ईवी चिनैया का केस। उस समय ईवी चिनैया के केस में हुआ यूं था कि उन्होंने इस सब क्लासिफिकेशन को, उपवर्गीकरण को गैर संवैधानिक करार देके और उसे ध्वस्त कर दिया था। फिर उसके बाद में कानून भी बना वहाँ पर, और उसी चक्कर में ईवी चिनैया के केस की वजह से पंजाब में जो चला आ रहा था 1975 से, उसको भी वो फिर हाई कोर्ट में गए और वहां पर उसको ईवी चिनैया के सब क्लासिफिकेशन को भी खत्म कर दिया, वहां पर भी चला गया, खत्म हो गया। अब वहां खत्म होने के बाद में फिर ये कानून को चुनौती दी गई और हाई कोर्ट ने भी खत्म कर दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट आए ईवी चिनैया के केस के अगेंस्ट में और यहाँ पंजाब वाले के केस में। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आए और यूँ करके फिर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने ये निर्णय दिया है। अभी जो आया है निर्णय वो 7 जजों की बेंच का था, क्योंकि ईवी चिनैया के केस में जब सब क्लासिफिकेशन को खत्म किया गया था तो 5 जज की बेंच थी। तो अब नेचुरली उसके केस को पलटना है या उस पर पुनर्विचार करना है, तो फिर वो 7 जजेस की बेंच आई, जिसके चीफ जस्टिस हमारे चंद्रचूड़ साहब हैं, वो चीफ जस्टिस उनकी उसमें, और ये जजमेंट आया जिसने अब कैटेगरी में भी सब कैटेगरी करने का प्रावधान जो है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना है, उसे संवैधानिक करार दिया है। और ये इशू है, अब इससे राज्य सरकारों के ऊपर है। नहीं, लेकिन इसमें ये जो अभी सब क्लासिफिकेशन का निर्णय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिनैया का जो मामला था उसमें भी निर्णय दिया था, तो उस वहाँ सब क्लासिफिकेशन को ख़त्म कर दिया था और अभी सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं या सब क्लासिफिकेशन करने का निर्णय दिया है। तो ये दोनों फैसले तो एक दूसरे के विरोधाभासी हो गए। तो पहले क्या आधार था सब क्लासिफिकेशन ख़त्म करने का और अब क्या आधार माना है सब क्लासिफिकेशन करने का? सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का रिव्यू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को उलट भी सकती है। ये डिपेंड करता है। देखो, कानून जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
कंटेक्स्ट के मुताबिक जब आगे बढ़ जाता है कोई चीज़, कब किसी ज़माने में सही नहीं होती है लेकिन आगे चल के वो सही हो सकती है। 2004 का जजमेंट था, 20 साल बाद आया ये जजमेंट। ईवी चिनैया केस में जो मुद्दा था वो ये था कि जो एससी है, एससी या एसटी या ओबीसी, इनकी जो एससी की लिस्ट बनती है वो लिस्ट में फेरबदल नहीं किया जा सकता। उनका मानना यह था कि एक बार जो उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया, वो शेड्यूल कास्ट तो है ही है और वो होमोजीनियस ग्रुप बन जाता, समांगी ग्रुप जिसे बोलते हैं, होमोजीनियस। उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। तो उस होमोजीनियस ग्रुप का बाइफर्केशन उन्होंने ये माना कि इसमें कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट ही कर सकती है, उसमें किसी भी नाम को जोड़ना और किसी को हटाना ये कोई नहीं करेगा सिवाय पार्लियामेंट को छोड़ के। ये अधिकार पार्लियामेंट को है कि उसमें नाम जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। फेरबदल करने का मतलब वो उसके लिए राज्य सरकार मान्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का उस ईवी चिनैया के केस में मानना था, इसलिए उस सब क्लासिफिकेशन को उन्होंने खत्म कर दिया कि होमोजीनियस ग्रुप माना और दूसरी इस लिस्ट के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। परंतु इस जजमेंट ने उसको उलट दिया। उसने ये कहा, जो आज 7 जजेस की बेंच है उनका मानना है कि ये ग्रुप होमोजीनियस नहीं है। ये हम भी देखते हैं कि कोई होमोजीनियस नहीं है, हर कास्ट एक दूसरे के बराबर नहीं होती, ना ही इतनी समकक्ष हैं। चाहे हम पंजाब की बात करें, वहाँ पर मजहबी और वाल्मीकि एक तरफ हैं और चमार उपजातियाँ एक तरफ हैं, तो उन दोनों में भी बहुत बड़ा अंतर है। माला मदिगा की भी बात करें तो भी अंतर है, और हम अब देखते भी हैं कि कोई एक दूसरी जाति दूसरी से एकदम भिन्न हो सकती है, समकक्ष नहीं हो सकती, समकक्ष नहीं है। तो इस बात को नहीं माना, ये हेटेरोजीनियस ग्रुप है, ये होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। ये दूसरी बात, क्लासिफिकेशन में भी सब क्लासिफिकेशन करना ये असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि क्लासिफिकेशन तो हो ही रहा है। पूरे समाज का क्लासिफिकेशन हुआ ना, किन्हीं जातियों को आपने शेड्यूल कास्ट में बांट दिया, किन्हीं को शेड्यूल ट्राइब में बांट दिया और किन्हीं को आपने पिछड़ों वर्ग में रख दिया। तो ये क्लासिफिकेशन तो पहले ही हो चुका है। ये कहना कि क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, जब क्लासिफिकेशन हो सकता है तो सब क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। इस बात को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये ग्रुप हिट्रोजीनियस है, हमें हर एक का मद्देनजर रखते हुए ये सब क्लासिफिकेशन अगर स्टेट चाहता है और आप किसी खास वर्ग को वो देखते हैं कि इनके साथ में इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है या इन्हें बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, देखो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, सब सामाजिक पिछड़ेपन के शिकार तो हैं बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि जो एजुकेशनल, जो शैक्षणिक पिछड़ापन है वो भी सामाजिक पिछड़ेपन का नतीजा है। तो सामाजिक पिछड़ापन जो आधार है उसके मुताबिक में हर ग्रुप को वैराइंग डिग्री में सबके साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं हुआ है। अब जैसे ओबीसी वाले हैं तो ओबीसी वाले के घर में हाई कास्ट खाना भी खा सकते हैं और वो अछूत नहीं है, वो छूत हैं। शेड्यूल कास्ट वाले वो खाना भी नहीं खा सकते हैं, अछूत माने गए हैं। तो सामाजिक भेदभाव में भी डिफरेंट तरीके का पैमाना इस्तेमाल हुआ है। एसटी वाले जो परेशान हैं उनके साथ में भेदभाव सोशल सेग्रीगेशन से है, अलगाव से है, क्योंकि वो बहुत दूर रहते थे। तो ये डिफरेंट तरीके का व्यवहार होता है और उन्हीं के मद्देनजर इनका क्लासिफिकेशन किया है। जब क्लासिफिकेशन है तो सब क्लासिफिकेशन भी संभव है। लेकिन अभी जो कई दलित नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो SC ST हैं उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये एक तरह से फूट डालो राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं। और ये जो सब क्लासिफिकेशन है SC ST का, ये एक समाज में क्या है, एक गंभीर खतरे की तौर पे उसको मान रहे हैं। और कई ने तो भारत बंद की भी घोषणा कर दी और तमाम लोग विरोध कर रहे हैं इसका मजबूती से। हाल ही में कुछ दलित समाज के और ST के MPs प्रधानमंत्री से भी मिले थे इस मुद्दे को लेकर। आपका व्यक्तिगत क्या मानना है, कैसा है ये फैसला? जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत की बात सुनो तो मैं आपसे अपना राय देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस जजमेंट को या इसके फेवर में कौन है? इसके फेवर में कोई ना कोई तो है, बिल्कुल। ये किसी हवा में तो आ नहीं गया, यानी कि शेड्यूल कास्ट में भी एक धड़ा इस सब ग्रुपिंग को चाहता है, सब क्लासिफिकेशन को चाहता है।
और लंबे समय से मांग भी और हो रही लंबे थी। समय से मांग है, जैसा मैंने बताया 1975 से पहले की मांग तो अपने पंजाब में चली आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप खुद ही चाहता है। तो आप मान के चलिए कि फिर समकक्ष नहीं है, पहला तो ये बात प्रूव होती है। दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनिटी बनाने से बनती है। देखो, अगर उन्हें मिल रहा है, हमें समझाने की ये बात है जो तथाकथित अपने आप को मजबूत समझ रहे हैं और उनको शायद ये लग रहा है कि भाई अब हम पीड़ित, एक वर्ग अपने आप को पीड़ित समझ रहा है इस निर्णय का, इसलिए तो ये भारत बंद और ये सब तमाम तरीके की बातें हैं। तो पीड़ित वो है नहीं, उससे कोई छीन नहीं रहा है। उनको दरअसल में उनकी जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, उसके अनुपात में उन्हें भी मिल रहा है, कोई छीन नहीं रहा है इसको। दूसरी बात, ये निर्णय भी जब ही लागू होगा, जैसे आप कोई सर्वे कराने के बाद में, और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कट कहा है, ये विम्स एंड फैंसी पे नहीं होगा सब क्लासिफिकेशन कि आपके मन में आई जैसा, पूरा आधार होना चाहिए उसका और एम्पायरिकल डाटा होने चाहिए। अब डाटा तैयार करने के बाद में आपको पता लगा, इनफैक्ट इन आदमियों को तो आज ये भी नहीं पता कि हमें अपने प्रोपोर्शन में मिल रहा है कि नहीं भी मिल रहा है। ये तो स्टडी कंडक्ट करेंगे जब ही है, ये तो मान के चल रहे हैं कि हम इसके रिजर्वेशन के जो है ना वो और हमें बेनिफिशियरी हैं, और अब ये आने से हम लोग पीड़ित हो गए, मतलब हमें इसका नुकसान होगा। ये जब डाटा आएगा तो पता लगेगा कि वास्तव में कोई ग्रुप है भी ऐसा जिसको नहीं मिल रहा है उसके पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर ऐसा है तभी क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होगी। अगर सबको उनके पॉपुलेशन के आधार पर मिल रहा है, क्योंकि डाटा के अभाव में मैं कुछ भी कह सकता हूँ, अगर मिल रहा है तो ही, नहीं मिल रहा है तो ही सब क्लासिफिकेशन होगा, और मिल रहा है तो कोई जरूरत भी नहीं है। हाँ, जैसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर महादलित नहीं है, तो फिर तो उनको तो जैसे पहले मिलता आ रहा था उसी तरीके से मिलता रहेगा। हाँ। मैं आपको बताऊं, ये दरअसल में उन्हीं स्टेट में इसकी डिमांड होगी जहां मुख्यतः 2-3 ग्रुप हैं जी, और उनमें परसेप्टिबल जो डिफरेंस है ना, जो अंतर है, वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। जैसे आप माला और मदिगा की बात करें, इनकी पॉपुलेशन पूरी शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन के करीब 40% के आसपास है, दोनों ग्रुप की। ठीक वैसे ही मजहबी, और यहाँ जो बात करें हम जो रविदासी जो हैं उनकी बात करें, तो आपको मालूम चलेगा कि ये दोनों ही ग्रुप की 50-50 के करीब लगभग वो है। जब एक ग्रुप को ये लगने लगता है कि भाई यही आ रहा है सर्विस में और हम नहीं आ रहे हैं, तो ही मांग होगी। और जहाँ डिफरेंट ग्रुप्स हैं और डिफरेंट हैं, एकदम बिखरा हुआ है मामला, वहाँ इसकी मांग नहीं होगी। मेरा मानना है, क्योंकि सोशली ये पॉसिबल नहीं होता है। इसके उत्तर में एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर को भी लेके कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब SC ST में सब क्लासिफिकेशन के साथ साथ क्रीमी लेयर भी होना चाहिए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक मेरा सवाल है, तो पहले तो मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का इसका नज़रिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इसको एडवाइस कह सकते हैं हम लोग, हाँ, इसको निर्णय नहीं कह सकते, इसको निर्णय का पार्ट था नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा था ही नहीं। यानी इसको क्रीमी लेयर वाली बात को लागू करना कोई बाध्यता का विषय नहीं है, ये कोई नहीं है, क्योंकि उस पे सब क्लासिफिकेशन पे तो लोग गए हैं भाई। सब क्लासिफिकेशन जो सब्सटेंटिव जजमेंट है ना, वो सब क्लासिफिकेशन के लिए है। ये एक जस्टिस हैं, जस्टिस BR गवई साहब, उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई जिन लोगों ने इसका आरक्षण का लाभ ले लिया है, उन्हें अपने भाई, कमज़ोर भाइयों के बारे में सोचना चाहिए और उसे पहले ही त्याग देना चाहिए। नहीं है तो फिर ये क्रीमी लेयर का आना भी चाहिए। और शेड्यूल कास्ट में अगर क्रीमी लेयर लाया भी जाता है, तो मेरा मानना यह है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस का जो टेस्ट है, उसके आधार पर ये कास्ट बनी है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक आधार नहीं लगाया जा सकता कि भाई जो अमीर है उसको, अमीर अछूती है। लेकिन इस पे अपन ये कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे लागू करना पड़े तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि कौन व्यक्ति, आपको एक पोस्ट डिसाइड करनी होगी, गजेटेड पोस्ट में एंट्री ली है उसने, तो उसके बच्चों को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि
फोर्थ क्लास वाले बहुत ज़्यादा अपनी हालत चेंज बेहतर करने नहीं में कर नहीं होता है, लेकिन आप सिविल सर्विस की बात करें, ग्रुप ए में आ गया वो, यूपीएससी है, ऑल इंडिया सर्विसेज में आ गए, स्टेट PSC हो गए, स्टेट पीएससी वाले आरएएस हैं, आरपीएस हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये कोई आपको एक पोस्ट डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई इस पे स्केल पे एंट्री मारने वाले गजेटेड ऑफिसर, उनके बच्चों को ये आगे नहीं मिलना चाहिए। तो ये आपकी क्योंकि अफसर बनने के बाद में मुझे लगता नहीं है कि इनके साथ में जो भेदभाव है उसका नज़रिया भी बदल जाता है, हैं भाई। भेदभाव तो होता ही है, आपकी जाति तो कहीं छुपती भी नहीं है, बट यू आर इन ए पोजीशन, उस समय आप इस हालत में होते हो कि आपके साथ में कोई भेदभाव करने की हिम्मत नहीं रखता है। हाँ, उस तरीके का नहीं होता जो आम दलित के साथ जो होता है, तो आपको उस आधार पर इसमें क्रीमी लेयर ला सकते हैं। दूसरी बात ये मैंने आपको बताया कि कानून की भाषा में इसे कहते हैं ऑबिटर डिक्टा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो एडवाइजरी टाइप ही है, एक सलाह है, क्योंकि ये मुद्दा उनके पास में था नहीं और उन्होंने कोई जजमेंट दिया भी नहीं इसके ऊपर, और वो बाध्य भी नहीं हो सकता है। तो स्टेट्स के ऊपर है, दोनों ही चीज स्टेट्स के ऊपर है, क्योंकि जिन राज्य गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने तो फैसला दे दिया है। ये जरूरी भी नहीं है कि दूसरे राज्य इसको माने भी। जैसा मैंने बताया, अगर वहाँ कोई भेदभाव है ही नहीं है डिफरेंट वर्गों में, हाँ, तो जहाँ पहले से चला आ रहा था तो वो चलता रहेगा। और जो क्रीमी लेयर की बात है, ये बात तो आपने बताया कि भाई कुछ एमपी मिले, हाँ मैंने भी पढ़ा है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी क्रीमी लेयर की तो बात कर रही है, लेकिन सब क्लासिफिकेशन पे कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है और क्यों वो नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कैसे एक ग्रुप का सपोर्ट करे और दूसरे ग्रुप को सपोर्ट ना करे। तो ये वोट बैंक की राजनीति देखा जा सकता है इसको? नहीं, ये मैं इसको अलग से देखता हूँ। ये सामाजिक न्याय को और मजबूत करने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए। ये दरअसल में बहुत महत्वपूर्ण चीज़, महादलितों के फेवर में बहुत देर से आया हुआ निर्णय मानता हूँ। मेरा भाई है, अगर उसे नहीं मिल रहा है तो ये मुझे ही सोचने की आवश्यकता है कि मैं उसे कैसे करूं। दरअसल में अगर मुझे ये करना पड़े तो मैं क्या करूंगा कि हम दोनों बैठते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए क्या उचित रहे, हम और दूसरों के लिए क्या उचित रहे, किसी के साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं, रिजर्वेशन को हम कैसे और बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जो सरकारी नौकरी है मंडलेश्वर सिंह जी, वो सिर्फ सेटल्ड लाइफ या सुरक्षित जॉब का ही वो नहीं है, इससे सम्मान मिलता है। और जिस व्यक्ति को नौकरी मिलती है वो व्यक्ति अपने समाज में रोल मॉडल बनता है, वो प्रेरणा का स्रोत होता है। तो ऐसे प्रेरणा के स्रोत हर जगह होने चाहिए। बिल्कुल। और वो प्रेरणा के स्रोत बनेंगे तो उनके समाज को भी फायदा होगा। तो ये जब तक है तब तक हमको इसको वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करके चलें, डिफरेंट जगह डिफरेंट समाजों में प्रेरणा के स्रोत हों, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी समाज बढ़ेगा। अगर हम यही करते रहे, मैं मेरा, मैं तू तेरा, तो बात जमने वाली नहीं है। आप ऐसा करेंगे, इसका विरोध करेंगे, तो दूसरे लोग हैं जिसको उचित समझ रहे हैं अपने फेवर में, वो आपके साथ में कभी नहीं आएंगे। जब नहीं आएंगे तो अपने आप ही समाज बटेगा, अपने आप ही एकता भंग होगी। एकता कायम करनी है तो मिल बैठ के हमको ही बात करनी है, सरकार को हम ही प्रपोजल देना। भाई मैं और आप बैठे हुए हैं, अब हम दोनों राजी हो जाएं किसी चीज़ पे, ऐसा प्रपोजल हम सरकार को दें। और बहुत सारी खामियां ऐसा आरक्षण नीति में, परंतु हम लोग तो एक दूसरे को दुश्मन मान के चलते हैं। नहीं, वो गए सुप्रीम कोर्ट तो क्यों गए वो? अरे भाई वो जाएंगे, उनको लगता है। तो अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस SC ST में सब क्लासिफिकेशन को, समाज को तोड़ने की, खासकर SC और ST वर्ग की जो एकता है उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इससे ST और ST की जो एकता है, समाज है, वो विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, एकता खंड खंड हो जाएगी। क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि ये एकदम ऐसा सपना है जो बेकार है, इससे कोई एकता नहीं टूटती है। इवन मुझे तो लगता है कि हो सकता है कि एकता और बढ़ेगी। एकता बढ़ेगी ही, बशर्ते कि हम खुले दिमाग से, जो अपने आप को पीड़ित वर्ग समझ रहा है और जो अपने आप को इसका बेनिफिशियरी वर्ग समझ रहा है, दोनों को बैठ के इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है।
मेरा ये मानना है जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए। अगर हम नहीं दें और एकता की बात करें और तमाम तरीके की चीज़ों की बात करें, सामाजिक सिद्धांतों की बात करें, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यही फ़र्क पड़ना चाह तो 1975 में मजहबी लोग झंडा बरदार नहीं होते बिल्कुल पंजाब में। अगर यही वो उनको मालूम था कि भाई एकता टूटेगी तो मदिगा लोग आंध्र प्रदेश में झंडा बरदार नहीं होते। ठीक है, तो ये अगर पहले ही समस्या और विकट बढ़े, राजस्थान में इसकी कोई डिमांड नहीं है, पर अगर राजस्थान में हम सभी मिल बैठ के इस पे बात करें कि इसको और कैसे मजबूत किया जा सके, ये सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। आपको जिस सिद्धांत पे मिला हुआ है ना, वो दूसरे को नहीं मिले, ये कैसे संभव है? हमारे लिए तो साहब ठीक है, दूसरे को जब क्लेमेंट आ रहा तो वो ठीक नहीं है। ये कैसी सोच है? मुझे मतलब इसमें बहुत कोफ्त होती है जब पढ़े लिखे लोग भी इस बात को करते हैं, हमारी एकता को टूटने की बात करें। एकता को तो आप तोड़ रहे हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन तो पहले से हो ही चुका है, तो उसमें सब क्लासिफिकेशन भी हो जाए तो क्या आपत्ति है? सब क्लासिफिकेशन भी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? और फिर इसका कोई तो बेनिफिशियरी है, बाहर का व्यक्ति तो नहीं है, उसी एससी समाज का ही तो है। आप इसका विरोध कर रहे हैं तो मतलब उन लोगों का विरोध कर रहे हैं, और वो लोग क्या सोचेंगे, यार हमें कुछ तो मिला था। जब आपके लिए यही लॉजिक, आज जो बहुत सारे लोग लॉजिक देते हैं, और वो लॉजिक जो देते हैं वो मुझे बड़ी हंसी आती है। अरे साहब, उनको किसी ने मना थोड़ी ना किया था, फॉर्म भर देते। अरे साहब, ऐसा थोड़ा ही है। ठीक है, कोई भाई मजबूत हो जाता, हमारे परिवार में नहीं होता क्या? एक मजबूत होता है, एक कमजोर होता है, तो कमजोर की पूरा परिवार त्याग करके चला जाता है क्या? नहीं बिल्कुल। और उससे सपोर्ट करते हैं, उसे और मजबूत बनाते हैं। यही हमको करने की आवश्यकता है। ये हमारा एक समाज है, पूरा देश ही हमारा एक समाज है, और इसमें भी एक शेड्यूल कास्ट का अपना एक समाज है। उसमें अगर एक वर्ग को फायदा मिला और किसी का हक नहीं मारा जा रहा है, मैं जो कहना चाहता हूं बार बार वो ये कहना चाह रहा हूं कि भाई पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में आपको भी मिल रहा, उनको भी मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है? फिर कहूंगा मैं, नौकरी तो सबको दी नहीं जा सकती, मात्र 1%, 1-1.25% नौकरी है। 70-80 आदमियों के बीच में एक नौकरी है साहब। अब ये सबको कैसे बांटी जा सकती है? तो जो बट सके बृहद स्केल पे, जो प्रेरणा के स्रोत बन सकें, जो अपने समाज के लिए रोल मॉडल बन सकें। हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता, समाज तरक्की नहीं कर पाता, उसमें रोल मॉडल्स की भारी कमी है। मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए बताऊं आपको, जब मैं नौकरी लगा था, मेरे गांव के इर्द गिर्द भी बहुत सारे गांव हैं, लेकिन मेरे नौकरी लगने के बाद में मेरे गांव में 13 सरकारी नौकरियों में पहुंच गए। 12 आदमी मुझे मिला के सरकारी नौकरियों में पहुंच गए, जबकि बाजू के गांव में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, तो आज तक भी उनके यहाँ पर कोई वो नहीं लगी। और शेड्यूल कास्ट के गाँव में तीनों के तीनों हमारे, लेकिन उनमें कोई नौकरी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ रोल मॉडल नहीं था। यहाँ मैं था तो बच्चे लोगों को लगता है ना, जब ये बन सकते तो हम भी बन सकते, तो मेहनत की है। और वो अब ऐसा कोई है नहीं हमारे गांव में कोई कि वहीं पर टैलेंट पैदा होता, बाकी के में नहीं होता। नहीं, ऐसा रोल मॉडल का काफी एक रोल मॉडल का प्रभाव होता है, और वो आदमी सबको गाइड करता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है। तो मेरा मानना ये कि हमको, मैं फिर कहूँगा, मेरा जोर इसी पर रहेगा, सभी शेड्यूल कास्ट के आदमियों को मिल बैठ के इस पर चर्चा करनी चाहिए, और जो प्रपोजल्स हम लोग बनाएं उसे सरकार को दें कि भाई हमें इस तरीके से कर दे, टाइम रहते हुए। राजस्थान में कोई डिमांड नहीं है, लेकिन यदि इसको टाइम रहते सॉल्व नहीं किया गया तो डिमांड क्रिएट भी हो सकती है। बिल्कुल, ये हमेशा ही होता है। हम लोग किसी इशू को कारपेट में दबा देते हैं, कारपेट के अंदर कर देते हैं, तमाम तरीके के लॉजिक देते हैं, सिद्धांत बना बना के प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा एकता टूट जाएगी, ये टूट जाए। नहीं, पहले सरकार को ये करें कि पहले तो वो कराएं। मैं इस जजमेंट को जाते जाते इतना बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का दरअसल में कांग्रेस की डिमांड चली आ रही है ना, जातिगत जनगणना हो। ये जातिगत जनगणना पे भी एक मोहर लगाई गई है, क्योंकि जब तक जातिगत जनगणना होगी नहीं तो मालूम कैसे चलेगा कौन सी जाति को कितना हिस्सा मिला हुआ है। बिल्कुल, हाँ। सब क्लासिफिकेशन के लिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, डाटा बहुत जरूरी है। तो जब होगा तो ये अच्छा रहेगा। तो पहले तो हम यही करेंगे, हमारा ये हो जाए, और फिर उसके हिसाब से देखें किसको कितना मिला हुआ है, कमी है तो उसे करने की, भरपाई करने की कोशिश करें। तो जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक कोई डिसाइड भी नहीं कर पाता, क्योंकि हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि भाई मेरी पॉपुलेशन इतनी है और मुझे इसका प्रोपोर्शन इतना है। उदाहरण के तौर पर 100 आदमियों में से हमारी पॉपुलेशन माना 20% की है, और हमें इस समय 8% ही मिल रहा है या 10% मिल रहा है, तो यानी कि हमारे प्रोपोर्शन में हमें नहीं मिल रहा है। बिल्कुल।
तो ये तब तक दोनों चीज़ें हमारे सामने नहीं होंगी। एक तो जातिगत जनगणना और दूसरी चीज़ हमारी हिस्सेदारी क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है सर्विसेज में, डिफरेंट सर्विसेज में, तब तक ये लागू भी नहीं हो सकता। तो आपके पास में एम्पेरिकल डाटा होने चाहिए, क्योंकि जो भी ग्रुप को लगेगा मैं पीड़ित हो गया, मेरे को मतलब ये ठीक नहीं लगा, जो भी जजमेंट हुआ, यानी सब क्लासिफिकेशन का वो भी आधार निकाला, वही ग्रुप कोर्ट में चला जाएगा। तो हमें इसमें बड़ी सावधानी से पैर रखने की आवश्यकता है कि ये पहले हमारे पास में एम्पेरिकल डाटा हो, तब जाके ये काम चलेगा। लेकिन जो नेता सब क्लासिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं वो जातिगत जनगणना के फेवर में हैं, तो क्या एक ऐसा होना चाहिए कि एक तीर से दो निशाने हो जाएं? सब क्लासिफिकेशन के बहाने जातिगत जनगणना भी हो जाए और सब क्लासिफिकेशन भी हो जाए। मैंने कहा ना कि ये सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जातिगत जनगणना पर एक अपनी सील लगा दी है, तो जो विरोध कर रहे हैं उनके सामने भी जो हकीकत आएगी कि भाई इतनी पॉपुलेशन है और इतना इनकी हिस्सेदारी है, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी, आपके पास में कोई बहाना ही नहीं बचेगा ये कहने के लिए कि हम पीड़ित हैं या हम इसके लाभकारी हैं। तो आज मेरे साथ थे भरतपुर से मेयर अभिजीत कुमार जी और कांग्रेस के नेता। आज हमने इस पॉडकास्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC/ST में सब क्लासिफिकेशन करने का, उस पर विस्तार से चर्चा की। आप ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।